देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम बिग शख्सियत। और आज के हमारे बिग शख्सियत हैं पोटका के विधायक संजीव सरदार जी। तो संजीव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और जो अफवाहें संजीव जी इधर उड़ रही थी वो ये है कि जो संजीव सरदार पहले थे और आज के संजीव सरदार में बहुत फर्क आया है। यानी युवाओं के द्वारा ऐसी बातें उड़ाई जा रही हैं, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं संजीव सरदार जो अब हैं वो बदल गए हैं, क्योंकि युवाओं का कहना है कि उन्हीं के सपोर्ट से आज आप जहां हैं, उन्हीं के सपोर्ट से, उन्हीं के सहयोग से आए हैं। तो क्या ये कितना सच है? देखिए, पहले तो मैं जो अफवाह है पूरा खारिज करता हूँ उसका। ठीक है, खाली ये कि अफवाह है। और शायद मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग चुनाव जीते हैं, आज जनता ने जो इतने भारी मतों से आज जीत दिलाए हैं इस पोटका विधानसभा सीट से, बिल्कुल। तो पहला जो है चुनाव जीतने के बाद हम लोग जनवरी माह में हम लोग रिजल्ट हुआ। जनवरी माह का रिजल्ट होने के बाद हम लोग दिसंबर में, हाँ दिसंबर में रिजल्ट हुआ। दिसंबर में रिजल्ट होने के बाद जनवरी आया। जनवरी में जैसे आया तो हम लोग विजय जुलूस में रहे, लोगों के बीच में रहे, युवा के लोग बीच में रहे। विजय जुलूस के बाद 14 जनवरी आया, जिसमें हम लोग देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं मकर संक्रांति। उस मकर संक्रांति में लोगों के बीच रहे। उसके बाद सर्वाधिक सबसे अधिक टुसु मेला लगता है तो पोटका विधानसभा में होता होगा। फरवरी 10 तारीख तक टुसु मेला चलता है। उस टुसु मेला में हर एक टुसु मेला हम लोग पहुंचे। उसके बाद टुसु मेला खत्म नहीं हुआ कि हम लोग चल गए राज्य की सरकार की बजट सत्र में। बजट सत्र में हम लोग जैसे किए, वहाँ लगभग महीना के ऊपर बजट सत्र था, लेकिन बजट सत्र पूर्ण नहीं हुआ। उसके उस समय लॉकडाउन लग गया, कारण कोरोना कोविड। यानी कहीं ना कहीं आपका कहना है कि आप जो है जो संजीव सरदार थे वही हैं, बस कहीं ना कहीं व्यस्तता की वजह से जो है, व्यस्तता, जनता के व्यस्तता, जनता के वजह से ही आप जो हैं आज भी कोई जनता फोन करे तो फोन का रिसीव होता है। यानी अगर रिसीव नहीं भी होता है तो उसका पर कॉलबैक होता है। 24 घंटा मोबाइल जनता के प्रति खुला रहता है। यानी जनताओं के मसीहा आप कहे जाते हैं संजीव जी। तो एक बार हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो कोरोना काल अभी चल रहा है, तो ऐसे में आप युवा नेता कहे जाते हैं, युवा गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। तो ऐसे में लोग अपने अपने घरों में अभी रहना है सबको, तो ऐसे में आप बाहर निकलते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के साथ साथ आप कई जगहों पर जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं। तो इस समय किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, खासकर चुनौती है जो लोगों को जागरूक करना, क्योंकि जो बीमारी आज फैल रहा है, जो कोरोना कोविड के चलते जो महामारी बीमारी है, इसमें लोगों का अगर जागरूक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग निपटने के लिए असक्षम हो जाएंगे। पहला अपने और क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना है, सुरक्षित रखना है, तभी जाके हम लोग इस बीमारी से अछूता रह पाएंगे। दूसरी बात यह है कि रोजगार की बहुत बड़ी बात है। इसमें हम लोग यही प्रयास करते हैं कि लोगों को कैसे रोजगार हो पाए, सरकार की योजना को कैसे उनको तक हम लोग पहुंचा पाए। संजीव जी, आपने रोजगार की बात करी, तो अभी जो भी प्रवासी मजदूर हैं, तो आप जैसे पोटका विधानसभा के विधायक हैं तो वो ग्रामीण क्षेत्र है ही, तो वैसे में जो भी बाहरी मजदूर अभी आए हुए हैं, जो यहाँ के गए हुए मजदूर थे, तो इन प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कुछ रोजगार के अवसर आप दे रहे हैं, या आपकी सरकार की तरफ से किस तरह से रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं? खासकर जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं और हमारे पोटका विधानसभा क्षेत्र में आज सरकार की बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है। मनरेगा के तहत बहुत सा मेड़बंदी हो रहा है। पोटोहो के तहत खेल मैदान बन रहे हैं, सिंचाई नाली बन रहे हैं। जो इच्छा शक्ति रख रहे हैं काम करने का, रोजगार प्राप्त करने का, वो लोग तो है ही काम कर रहे हैं, उन लोग को रोजगार प्राप्त हो ही रहा है। और हम लोग ध्यान भी रखे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो भी छोटा बड़ा उद्योग है, उस उद्योग में जो पढ़ लिख के हैं, जो कुशल माने काम करने की क्षमता रखते हैं, मजदूर हैं,
उनको उस क्षेत्र में छोटे मोटे उद्योग लोगों को उनको भी हम लोग कह रहे हैं कि लोकेलिटी को पहले मान्यता देते हुए, हमारा सरकार भी कह रहे हैं मान्यता देते हुए उनको रोजगार पे वहाँ रखा जाए। तो संजीव जी, जैसे कि ये तो बात हुई कोरोना काल की कि मजदूर आए हैं, आप मनरेगा के तहत उन्हें रोजगार मुहैया करा रहे हैं जो सक्षम है, और जो सक्षम नहीं है प्लस जो है, मान लीजिए कोरोना खत्म होने के बाद, हालांकि इसमें तो टाइम लगेगा, पर क्या झारखंड से पलायन रोकने के लिए कोई रणनीति है आपके सरकार के पास? क्या अब जो ये मजदूर बुलाए गए इतने मेहनत से जो मजदूर आए हैं, तो ये मजदूर स्थायी रूप से यहीं रह जाएं, हमारे झारखंड के लोग यहीं रहें, इसके लिए क्या रणनीति है आपकी सरकार की? देखिए, सरकार अभी जितने भी मजदूर आए हैं सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन हो रहा, और कितने मजदूर हमारा बीच बाहर जाते हैं और इसका सारे रजिस्ट्रेशन हो रहा, और रजिस्ट्रेशन के आधार पर उसके बाद सरकार तय करेगी कि इन लोगों को किस ढंग से, किस तरह का योजना के माध्यम से या किस काम के माध्यम से लोगों को रोजगार दे पाया जाएगा। यानी आने वाले समय में ये माना जा सकता है कि झारखंड में रोजगार के अवसर मुहैया होंगे? जरूर जरूर होंगे, ये ऐसी आशा कर सकते हैं? हाँ, पूरा। ये अच्छा। हमारे हेमंत जी का सरकार में पूरा आशा उम्मीद किया जाए। और संजीव जी, जैसा कि सुनने में आता है आपके विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, खारा पानी वहाँ के ग्रामीण पी रहे हैं और कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आए दिन बिजली की समस्या को लेकर वो ज्ञापन सौंपते हैं। तो इस तरह की समस्याओं का निदान आप कैसे करते हैं और कैसे आगे रणनीति आपने तैयार करी है कि कैसे उससे छुटकारा दिलाएंगे? देखिए, हालांकि पानी के क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक अगर देखा जाए ग्रामीण स्तर में कहीं कहीं ना है पानी की दिक्कत हो। दिक्कत ये नहीं है, पानी जमीन स्तर पे है, लेकिन उसको योजना की जरूरी है कि योजना के माध्यम से 12 माह कैसे पेयजल पानी उसको मुहैया करा जाए। हाँ, तो जैसे मान लीजिए चापाकल है, चापाकल खराब पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या कुछ आपके विधायक फंड से हो या आप जनप्रतिनिधि हैं तो? अभी तक चापाकल जहाँ खराब हुआ है, ये सरकार के माध्यम से संविदा निकाला गया था, उसके माध्यम से अभी शौचालय बना। उसके परंत जी, अगर कहीं जरूरत पड़ता है, चापाकल खराब है, तो हम लोग अपने स्तर से चापाकल बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के ग्रामीण काफी परेशान है, खारा पानी की समस्या है वहाँ पर। हमारे क्षेत्र में खारा पानी मतलब एक ही जगह जो मिलता है, विशेष करके हल्दीपुर में। हम लोग बीते दिन इस खारा पानी को निजात पाने के लिए तो इसके लिए क्या कुछ आपने करा? हमारे इस जिले के जो पदाधिकारी हैं पेयजल स्वच्छता विभाग के, उनको हम निरीक्षण करवाएं कि ताकि कैसे हम लोग किस योजना के माध्यम से इसको खराब उस जगह पे खारा पानी जगह पे हम लोग मीठा पानी कैसे दे पाए। तो इसके लिए हम लोग को बृहद जलापूर्ति की योजना लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि ताकि हम लोग कोई बड़ा नदी से पानी उठे और उस पोटका प्रखंड में पानी का व्यवस्था हो। ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है। तो ये कितने दिनों में, क्या उम्मीद लग रहा है कितने दिनों में इस अभी तो देखिए, बात तो ये है, अभी तो कोरोना कोविड चलते अभी अनलॉक में हम लोग हैं, और हमें लगता है जिस तरह से इस कोरोना कोविड अनलॉक पूरा खुल जाता है तभी सुचारू रूप से, क्योंकि अभी सब जगह सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना पड़ रहा है, घर से बहुत कोई निकल नहीं पा रहा है। अभी आज देखते होंगे इस हमारा जिला 3 दिन या 4 दिन के लिए जी वो अभी लॉक किया गया है। तो बात यही है, इस तरह का बहुत बाधित हो रहा विकास काम में भी। तो हमें लगता है जैसे कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना कोविड खत्म हो जाएगा, तो विकास का गति दिखेगा झारखंड में, और पोटका में भी दिखेगा। पोटका में भी दिखेगा जी। तो पोटका में विकास के बयार बहेंगे, ये उम्मीद हम भी करते हैं, हमारी जनता भी करती है कि आपके सरकार में शायद इस तरह के बयार बहें विकास के। लेकिन अभी जो ज्वलंत मुद्दा है पोटका में, पावरू पहाड़ का जो ज्वलंत मुद्दा देखने को मिल रहा है, आए दिन सुर्खियों में ये पहाड़ है, तो इसमें है कि कई लोगों का मानना है कि ये गलत लीज किया गया है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये पहाड़ खनन होता है तो उन्हें रोजगार मुहैया होगी। तो ये कितना सही है, और आपके नज़र में आप क्या कुछ अपने वहाँ खनन को रोकने के लिए या करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? वास्तविक जो ग्रामीण का कहना है, जो आपका माध्यम से जो कि कह रहे हैं कि एक गलत
लीज हुआ है। अच्छा, एक चीज है गलत लीज हुआ है, और दूसरी बात यह है कि कोई भी खनन पट्टा दिया जाता है कि ग्राम सभा के आधार पर दिया जाता है। तो ये ग्राम सभा हुआ होगा तभी आज खनन पट्टा मिला है, जिसको भी मिला है, अगर तभी आज लीज हुआ है वहाँ पे। तो हमें लगता है ये गांव, तो फिर इस लीज को गलत कैसे करार दिया? हाँ, गांव की बात है। अगर कहीं ना कहीं ग्राम सभा हुआ होगा, और ये गांव की बात है, अगर ग्राम सभा हुआ है नहीं हुआ था तो लीज नहीं होता। तो बात यही है कि गांव की बात है ये। अगर कहीं ना कहीं अगर कोई माइनिंग चलता है या नहीं, आपने भी इस बीच इस पे निरीक्षण किया वहाँ, तो आपने क्या वहाँ कुछ पाया? देखिए, हम लोग तो निरीक्षण किए हैं, जनता हम लोग को चुन के आज बनाया है, तो हम लोग यही चाहते हैं। देखिए, ग्राम सभा सर्वोपरि है, गांव के लोग वहाँ का निर्णय लें। ग्राम सभा और उनका ऊपर अधीन है कि ये माइनिस का चलने दें या नहीं चलने दें, उनका ऊपर है। और अगर ईच माइनिस चलता है, कहीं लीज चलता है, लीज होता है, लीज होने के बाद खनन होता है, तो वहाँ कहीं रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं गांव के लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को एक ऐसा रोजगार मिलता है। तो आप इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, मतलब सही हो रहा है जो भी हो रहा है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, दो पहलू है इसमें। एक गांव की बात को कहना है गलत लीज हुआ है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि गलत लीज हुआ है, गलत लीज हुआ। तो इस मुद्दे में मेरा यही कहना है कि वो गांव तय करता है, ना कि वहाँ के विधायक तय करते हैं, ना कि वहाँ के और दूसरे प्रतिनिधि तय करते हैं। क्योंकि लीज देना और नहीं देना गांव में ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में सहमति, मतलब सर्वोपरि जो है वो ग्राम सभा ही होता है। ग्राम सभा सहमति होता है, तब जाके वो सरकार उसको लीज देता है, या लीज प्रक्रिया उसको मिलता है कि अगला खनन के लिए। तो कहीं ना कहीं पहले ग्राम सभा हुआ होगा, ग्राम सभा हुआ होगा। अगर ग्राम सभा नहीं है हुआ है, अगर नहीं होगा तो लीज नहीं होगा। अगर कहीं भी देखिए, आज कहीं भी लीज है और वहाँ खनन हो रहा है, तो वहाँ रोजगार के सृजन है, रोजगार प्राप्त हो रहे हैं, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल भी रहा है। यानी दो पहलुओं की बात इसमें छिपी हुई है। और अब बात आती है संजीव जी कि आपके क्षेत्र में कई जो खदान है वो बंद पड़े हैं। जैसे कि केंदुकोचा जो जगह है वहाँ गोल्ड माइंस बंद है। तो ये जो खदान है इसको खुलवाने के लिए आपकी सरकार की क्या रणनीति है, आप क्या कुछ कर रहे हैं इसके लिए? हाँ, देखिए, बात ये है, हमारे क्षेत्र में आज पूर्वी सिंहभूम में देखा जाए सबसे अधिक अगर माइनिंग क्षेत्र पड़ता है तो पोटका विधानसभा, और सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। बिल्कुल, चाहे गोल्ड सोना, चाहे फ्रेक्सोनाइट, चाहे कर्जाइट, चाहे कला पत्थर जो कि टी चिप्स बनता है, चाहे आपका यूरेनियम, बिल्कुल सभी इस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और आज इतने माइनिंग क्षेत्र है, तब लोगों को आज रोजगार भी सृजन होता है। लेकिन अब कैसे सृजन हो जब ये खदान बंद है? तो ये हम आज बात बंद क्यों है, बात ये भी जानने की जरूरत है। ये देखिए, पूर्व में सरकार, पूर्ववर्ती सरकार गलत नीतियों के कारण आज बंद पड़ा है। चलिए, हम मान लें कि पिछले 16 साल से जो भी सरकार रही और जो जिस तरह से काम हुए हैं, तो आपकी सरकार की रणनीति हमारी जनता जानना चाहती है। ये बीते दिन हम माननीय इस राज्य के मुख्यमंत्री से हम मुलाकात किए, ज्ञापन भी दिए कि हमारे पोर्ट का क्षेत्र में, पोर्ट का क्षेत्र नहीं, आज पूरा कोल्हान क्षेत्र में, अगर कोल्हान क्षेत्र में अगर देखा जाए सबसे अधिक रोजगार क्षेत्र है, माइनिंग क्षेत्र है। इसमें बहुत मजदूर ये लोग इसमें रोजगार, वहाँ के अगर खदान खुल जाएं तो वहाँ के मजदूर, हमारे मजदूर क्यों बाहर जाएंगे? बाहर जाएंगे। बिल्कुल। तो इस बात को लेके माननीय मुख्यमंत्री से हम मिले और उन्हें आश्वस्त हम कहें कि इस नियमावली की ऐसे नियमावली बने कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ताकि इस कोरोना काल में कि हमारे लोगों को मतलब रोजगार प्राप्त हो पाए। बिल्कुल। तो इसके लिए रणनीति बन रही है। हाँ,
बना तो रहे हैं। कितने दिनों के अंदर मतलब संभावना है कि ये जो है ये देखिए, सब खादान खुल जाएंगे? कितने दिनों की बात यह है कि अभी आप लोग भी तो जान ही रहे हैं, हमारे सरकार में भी जो माननीय मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर जी भी आज कोरोना में पीड़ित हैं। तो हमें लगता है जैसे हमारा पूरा कैबिनेट चल जाएगा तो शायद उससे पहले ही सब आ जाएगा। तो संजीव जी, जिस तरह से मंत्री और पिछले दिनों ये ऐसे भी खबरें आई थी कि मुख्यमंत्री जी भी सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं, तो ऐसे में अगर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो सरकार है वो लॉकडाउन है, ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब मुखिया ही अगर ग्रसित है बीमारी से, तो जो जनता है वो अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर देखिए, सकती है? पहले तो बात ये है, आज जो माननीय मुख्यमंत्री आज देखिए इतने कोरोना काल में आज शायद हमें लगता है कि भारतवर्ष में कोई मुख्यमंत्री और कोई राज्य की जनता का प्रति जो हेमंत जी जितना सोचे हैं और कोई नहीं सोचा होगा। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस कोरोना काल में प्रवासी मजदूर को लाने के लिए आज पहला ट्रेन भी चलवाएं, पहला प्लेन भी चलवाएं, प्लेन के माध्यम से मजदूर को लाएं और उनके रोजगार के लिए कोई एक योजना लाएं और कोई भूखा ना सोए उसके लिए भी दाल भात योजना चलाएं और मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना भी चलाएं। और आप जी, लोग ये तो हुई ज़रूरतमंदों की बात की। अगर हम देखें कि ज़रूरतमंदों के लिए बहुत कुछ संस्थाएं हैं, आपके जैसे विधायक हैं वो आए दिन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जो है मध्यम वर्गीय की बात करें तो मध्यम वर्गीयों के लिए आपकी सरकार या आप अपने विधायक फंड से जो कि ना किसी के सामने बोल सकते हैं खुलकर, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोग ऐसे हैं कि वो ना किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं ना आप तक वो पहुंच सकते हैं, तो उनके लिए आपकी सरकार क्या कुछ कर रही है? मध्यम वर्ग के लिए जो हमारे क्षेत्र या राज्य के अंदर जो कोई ऐसे लोग हैं कि उनके लिए भी सरकार की एक बीते दिन आया था कि उनके लिए भी कोई व्यवस्था किया जाएगा राशन किट के माध्यम से। और हमारे क्षेत्र में खासकर हम लोग भी अपने क्षेत्र में खासकर अपने ओर से मदद कर रहे हैं कि ताकि मध्यम वर्ग लोगों को कोई दिक्कत ना हो इस कोरोना काल, क्योंकि कहीं ना कहीं पीड़ित इस ये में ज़्यादा मध्यम वर्गीय ही हुए हैं। हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में हर गांव में कम से कम नहीं भी होगा तो 90% लोगों के पास राशन कार्ड है। तो कहीं ना कहीं सबको अनाज पहुंच रहा है, सरकार की अनाज। लेकिन उसमें भी बहुत कालाबाजारी की बातें सामने आती हैं। तो कालाबाजारी जो भी हुआ है आज पूरा राज्य का देख लिया जाए, कोई एक दुकान ऐसे वो निलंबित भी हुए हैं, रद्द भी हुआ है, और कोई लोगों को ऊपर भी दुकानदार के ऊपर भी आज एफआईआर भी हुआ है जो कालाबाजारी किए हैं। तो शुरुआत दौर था, लोगों को सोच रहा था कि चलेगा उन लोग का दुकानदार का, तो लेकिन बाद में चला नहीं। उसके बाद सुधार हुआ है और हर माह उनको अनाज भी मिल रहा है। यानी मध्यम वर्गीय के लिए भी आपके द्वारा काम किया जा रहा है, आपकी सरकार काम कर रही है। अब चलते चलते संजीव जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों आप ही के द्वारा कुछ बातें उठाई गई थी मीडिया कर्मियों के लिए, जो कि कोरोना योद्धा के रूप में अभी जो भी पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं और मीडिया कर्मी हैं, तो इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए शायद आपने कुछ मांगे रखी थी मुख्यमंत्री के। वास्तविक आज अगर इस कोरोना काल में अगर लड़ रहा है और तो सबसे कहा जाए तो आज यहाँ की लोग पत्रकारिता लड़ रहे और यहाँ की प्रशासनिक पदाधिकारी लड़ रहे हैं। ये आज इनके लड़ाई के चलते आज हम लोग सुरक्षित हैं। जो भी है थोड़ा बहुत अछूता हुआ है, तो वास्तविक ये लोग तो कोरोना योद्धा हैं। तो इनके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मांग किए हैं, खासकर पत्रकार लोगों के लिए, कि मेडिकल की सुविधा हो, बीमा की सुविधा हो, यानी इंश्योरेंस की सुविधा हो। और आप लोग जानते होंगे 2014 में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, वो पत्रकारों को घर देने की बात सामने आई थी और कुछ किए भी थे उस समय।
तो हमें लगता नहीं है वो मतलब वो कागजी तौर पे रह गया था हाँ, उसे। लेकिन उसके बाद तो चुनाव आ गया था 2 महीना का बाद 14 में, तो हमें लगता है और विश्वास भी है कि जरूर आप पत्रकार लोगों के ऊपर कोई योजना बनाया जाएगा और वो आगे दिखेगा। मतलब बहुत जल्द अब पत्रकार भाइयों के लिए भी जो है हाँ। कुछ योजनाएं आ रही हैं सरकार की तरफ से। चलिए संजीव जी, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिग न्यूज़। नमस्कार।